Welcome again, my dear friends, to your own YouTube channel, and you are watching Amit Tambast. Friends, in our last video lectures, we have completed the fundamental rights. हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को कवर किया है और आज ये MCQs फंडामेंटल राइट्स पर लेकर आए हैं. दोज क्वेश्चन, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, जो कि हमारे एग्जाम्स में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है. तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन फ्रेंड्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और वहाँ पर हमने तीनों वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं. आप उस लिंक पर जाएं और तीनों वीडियो लेक्चर्स को देखें, देन कम बैक फॉर दिस MCQ सेशन, और तब आप लोग एक डिफरेंस आप लोग पाएंगे और देन यू विल फिल द डिफरेंस, और तब आप लोगों को बढ़िया लगेगा. तो आप आइए, आज हम लोग MCQs को शुरू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर MCQs ऑन द फंडामेंटल राइट्स. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स कैसा राइट्स है फ्रेंड? तो जस्टिफिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है. तो ये काफी हद तक जस्टिफिएबल है और इसको हम लोग ए को आंसर कर देते हैं. जस्टिफिएबल का मतलब हो गया फ्रेंड्स, ये राइट्स दिया गया है, उसको सेफगार्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स है इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, और हम लोग कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करा सकते हैं. तो दैट इज जस्टिफिएबल. फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कि विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स, हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं. ठीक है, केशवानंद भारती केस में कहा गया है विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का कर सकते हैं. इसलिए इट इज अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, ज्यादा रिजिड नहीं है, बिकॉज देयर इज अ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. सो ये रिजिड नहीं है और ये जस्टिफिएबल है. सो आवर आंसर विल बी जस्टिफिएबल. चलो सी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following persons set for the fundamental rights a pledge to our people and a pact within the civilized society? pact का मतलब एक संधि आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो द ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन. सो आवर आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चंस होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद करने होंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जस्ट मग द आंसर. सी, फंडामेंटल राइट्स क्या है? कैन नॉट बी सस्पेंडेड. नो, इट्स ये फॉल्स हो गया फ्रेंड. इसको सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ प्रोविजंस हैं इमरजेंसी के. 359 में ऐसा कहा गया है. Can be suspended by the order of the Prime Minister? No, again this is not the correct statement. Can be suspended at the will of the President? Not at all. Fundamental rights are nothing to do with the will of anyone, whether it be President of India or the Prime Minister of India. ठीक है, आइए. So D, can be suspended during emergency? Yes, there is a provision. There is a provision under Article 359 of our Indian Constitution. जहां पर ये कहा गया कि इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. ठीक है, आइए. तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में. दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन, they are enumerated in part 3 of the constitution, they ensure social, economic and political justice, they are unlike the bill of rights in the USA. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन स्टेटमेंट 1, दे आर अ गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन. अब फ्रेंड्स, स्टेट होता क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में डिस्कस किया गया है, जो कि मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स के फर्स्ट लेक्चर में इसको कवर कराया था. स्टेट कौन हो सकता है? तो स्टेट फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, उसके लेजिस्लेटिव, उसके एग्जीक्यूटिव विंग हो सकती है. स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, उसका अगेन लेजिस्लेटिव और स्टेट विंग, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग हो सकता है. और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा है कि किसी भी कोई भी प्राइवेट पार्टी जिसका स्टेट मशीनरी में कहीं ना कहीं कुछ योगदान है, अगर वो रोल प्ले कर रही है, तो दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट. ठीक है, तो उसके बारे में आर्टिकल 12 में कहा गया. डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये दिया गया और मैंने अपने पहले वीडियो में इसको डिस्कस कराया. तो यू कैन गो टू द माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 1, और आप वहां पर स्टेट के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं. तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया. यहाँ पर 4 में लिखा है कि दे आर अनलाइक द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए. सो नो, सिंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जितनी भी बातें कही गई हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से ली गई हैं, बोरो की गई हैं. तो उसी तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड, वो यूएसए से लिया गया और यूएसए में ये बिल ऑफ राइट्स के तहत है. तो फ्रेंड्स, सो ये दे आर नॉट अनलाइक नहीं, बल्कि दे आर लाइक. तो कहने का मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट ट्रू. सो द आंसर विल बी 1, 2 and 3. 1, 2, 3. Yes, option C will be your answer. 1, 2 and 3 are correct. Move to the next question. Right to equality is given by, again see, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बता रहा है कि कहां पर दिया गया. तो आर्टिकल 13, 14, 15, 16. सो फ्रेंड, आर्टिकल 13 में क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के बारे में कहा गया है. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कहा गया है कि अगर हमारे कोई भी ऐसे लॉ जो 26 जनवरी 1950 के पहले बने तो दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद बने तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. और वैसे लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोइंसाइड करते हैं तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड डोरमेंट, वो निष्क्रिय हो जाएंगे. तो ये आर्टिकल 13 में ये सब बातें कही गई. स्टेट अपना लॉस नहीं बना सकता, तो ये आर्टिकल 13 में ऐसा कहा गया. तो आर्टिकल 13 तो ये हो गया फ्रेंड्स,
जिसमें कि स्टेट ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी की बात नहीं कही गई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 14, 15, 16 ऑल 3 आर्टिकल्स कम्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गिवन बाई 14, 15, 16। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये राइट ऑफ इक्वलिटी की बात नहीं करता, बाकी सब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not included in the fundamental rights to equality as enshrined in the Indian Constitution? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये राइट टू इक्वालिटी के तहत ये आती है, आता है। ये सोशल इक्वालिटी भी आता है फ्रेंड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आता है। सो आवर आंसर विल बी डी। See the next question, the provision of reservation of OBC is made in the constitution under which articles? OBC के लिए जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके रिजर्वेशन के बारे में वो किन आर्टिकल के बारे में डिस्कस करता है। फ्रेंड आर्टिकल 13 to 14 नहीं होगा, 14, 15 नहीं होगा, ये सारे राइट ऑफ इक्वालिटी के अंतर्गत हैं। 15, 16 में फ्रेंड्स क्या बातें हैं यहाँ पर, तो आइए इसको हम समझते हैं। 15(4) में फ्रेंड्स बोलता है कि 15(4) इसमें SC, ST और ओबीसी ये तीनों के बारे में, उनके एडवांसमेंट के बारे में कहता है फ्रेंड्स। उनके एजुकेशनल और जो भी उनका जो स्थिति है, बैकवर्डनेस, जो भी उनका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसके बारे में बात करता है। उनके एडवांसमेंट के लिए देयर इज अ स्कोप ऑफ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15(4). ठीक है, और 16(4) में फ्रेंड्स ये सिर्फ दिस इज कन्फाइंड ओनली फॉर द ओबीसीज फॉर द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन एंड द पोस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। दैट इज आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। 15 सब क्लॉज 4 में प्रोटेक्शन की बात कही गई है, सॉरी 15 सब क्लॉज 4 में एडवांसमेंट की बात कही गई है, और इसमें ओबीसी भी है फ्रेंड्स और SC, ST भी है। लेकिन जब आप 16(4) की बात करें तो 16(4) में देयर इज अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज, ठीक है, इन प्रमोशंस एंड द डिफरेंट पोस्ट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाता है। नाउ सी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? किस प्रोविजन के तहत अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होता है उसको एबॉलिश किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। ऑप्शन है 14, 21, 17 और 19। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए, ये अनइक्वालिटी तो आप अनटचेबिलिटी आप समझ ही रहोगे, ये एक बहुत बड़ा कर्स है फ्रेंड। और अभी तो हम लोगों ने इसको बहुत हद तक लगभग कर्टेल कर ही लिया, और थोड़ा बहुत कुछ अनटचेबिलिटी आप कुछ दूर के गांव में, रिमोट प्लेसेस में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, और जो भी अब आने वाले टाइम में बिल्कुल ही एबॉलिश हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज assertion। assertion का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टू बी एंड अदर एज रीजन आर। assertion A, untouchability is the worst form of structural violence। ठीक है, और untouchability has been practiced in the name of religious sanctions। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इन चीजों को समझते हैं इन शॉर्ट। अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शन। इसमें आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे मुद्दे और कई सारे ऐसे टॉपिक आए होंगे जब हम लोगों के कानों तक हम लोग जब सुने होंगे कि यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में भी आप लोगों ने कहीं देखा होगा, और ऐसे हमारे पुराने टाइम्स में क्या होता था कि मंदिर वगैरह जो होता था फ्रेंड्स, मंदिर वेर ऑल्सो कन्फाइंड फॉर द अपर कास्ट पीपल। वो जो होते थे कि छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं वहां पर दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द प्रेमाइसेस ऑफ द टेम्पल्स। उन लोगों को टेम्पल के प्रेमाइसेस में घुसने नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट जो आप देखते होंगे वहां पर हैंडपंप्स वगैरह लगी होती थी, वो हैंडपंप्स भी उनको यूज नहीं किया जाता था कि नहीं लोअर जो क्लास के पीपल है, लोअर क्लास इनका मतलब जो कास्ट के पीपल है, वो लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं मंदिर के प्रांगण में। ठीक है, यहां तक ये सब भी फैला हुआ था फ्रेंड्स कि जो भी नाम एक अपर कास्ट के लोग अपने बच्चों का रख सकते थे, वो लोअर क्लास जो नीचे कास्ट के लोग रहते थे वो लोग अपने बच्चों का नाम भी वैसा नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो देयर वाज लॉट्स ऑफ अनटचेबिलिटी इन द बैक टाइम्स, और रिसेंट टाइम्स में भी हम लोग कई जगहों पे, कभी कभी केरला में ऐसे हम लोगों ने कुछ मंदिर के बारे में सुना था कि उस मंदिर में लोअर क्लास के कास्ट के जो पीपल थे दे वर नॉट अलाउड टू एंटर। तो वही फ्रेंड्स रिलीजियस सैंक्शंस के नाम पर भी कई जगह अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, और इट इज अ वर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चरल वायलेंस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस का तो वर्स्ट फॉर्म है ही है। तो दैट मीन्स कि ये जो असर्शन ए है और रीजन आर, ये दोनों करेक्ट है। both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। See, in which article the fundamental rights to freedom of speech and expression is provided in the Constitution of India? कहने का मतलब है, बोल रहा है कि बताइए in which fundamental rights freedom of speech, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स इसमें आर्टिकल 14 तो होगा नहीं, आप जान रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी में 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, EPL एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये 14 कहता है फ्रेंड्स, 14 सब क्लॉज 1 में इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और 14 सब क्लॉज 2 में कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक नेगेटिव
अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक इंग्लैंड का अप्रोच, एक अमेरिकन अप्रोच, ये सारी बातें हम लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स के पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, तो आप उससे चाहें तो उससे देख सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है फ्रेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम के बारे में ये डिस्कस करता है। Move to the next question. Which article of the Constitution of the India is related with the freedom of the press? तो फ्रेंड्स डायरेक्टली कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये जो एक इंटरप्रिटेशन आता है वो आर्टिकल 19(1)(b) में आता है। तो इसका मतलब आर्टिकल 19 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के तहत ये फ्रीडम प्रेस को ये अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का आधार दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया फ्रेंड्स, और जिसके तहत जो प्रेस है वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जाकर, और जिनसे पूछते हैं जो भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए फ्रेंड्स, जितने भी पॉलिटिशियन हो गए, जितने मंत्री हो गए, जितने भी एग्जीक्यूटिव, और जिनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो दे आर लायबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस। तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 19(1)(b) of right to freedom. See, in which article of the Indian Constitution the doctrine of due process of law is included? तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 11, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 26। तो फ्रेंड्स इसमें आर्टिकल 21 विल बी योर आंसर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ही हो गया जहां पर जुडिशरी रिव्यू करती है। जुडिशरी किसको रिव्यू करती है? तो जुडिशरी प्रोसीजर एज वेल एज द सब्सटेंस ऑफ द लॉ को रिव्यू करती है, और उसके हिसाब से फिर चीजें आगे पास होती हैं। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? ये कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इनमें से निम्नलिखित में से कौन से 4 राइट है जिनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते? तो पहला, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू ऑर्गेनाइज रैलीज एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ऑब्वियस आंसर हो जाएगा बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप रिफर नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, ये बोलता है कि राइट टू एजुकेशन जो है कब एड किया गया था, किस अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो फ्रेंड्स ये जो डेट दे रखा है उसके पहले मैं बता दूं कि ये 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसमें ऐड किया गया था थ्रू आर्टिकल 21A। इसको आप ऐसे लिख दें, आर्टिकल 21A। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो वो पूछ रहा है कि व्हेन वाज द राइट ऑफ एजुकेशन एडेड, तो इसमें कुछ डेट्स दी गई हैं, 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ये जो डेटा आपको दिया है इसको आप देख सकते हैं, इसको याद कर लें, और कहीं हो सकता है तो नोट भी कर सकते हैं कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 21A वाज एडेड। आइए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, there is a assertion the state shall provide free and compulsory education to all children to the age group of 6 to 14 years. ठीक है, और इसका रीजन में क्या बोल रहा है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट ऑफ डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। तो फ्रेंड्स ये जो assertion यहाँ पर कहा है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये बिल्कुल सही कहा गया है एज पर द आर्टिकल 21A जो कि ऐड किया गया है हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। तो उसके तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 तक के जो भी बच्चे होंगे उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन। तो ये तो बिल्कुल सही असर्शन ये कहा गया है, और इसके रीजन में दिया गया कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमारा है इंडिया जो फॉलो करता है वेलफेयर का जो स्टेट हम लोग रास्ता हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसके तहत क्या फ्रेंड कि राइट ऑफ एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब हो गया कि जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन राइट। तो फ्रेंड्स ये असर्शन ए और ये रीजन बिल्कुल सही हो गया। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दिस पॉइंट्स। सी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Constitution provides protection to the accused regarding the conviction from double bar and self-incrimination? Okay, तो फ्रेंड्स इसको आप समझना है, तो इसको आपका आर्टिकल 20 विल बी योर आंसर। अब देखिए, आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 20 में क्या अधिकार दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 20 में फ्रेंड्स 20 सब क्लॉज 1 में, 20 सब क्लॉज 2 में और 20 सब क्लॉज 3 में क्या कहा गया था? 3 में कहा गया था फ्रेंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है,
इसमें कहा गया था नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, और इसमें कहा गया था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं इसको। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का लॉ का मतलब हो गया जिस समय भी क्राइम कमिट हुआ है उसके पहले के बने हुए कानून से उसको सजा नहीं दी जा सकती। नो डबल jeopardy फॉर वन ऑफेंस यू कैन नॉट बी अवॉर्डेड और यू कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वन टाइम। कहने का मतलब अगर आप एक बार आपने किसी सजा आपने किसी ऑफेंस को कराया तो उसके लिए यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, आपको सजा कई बार नहीं दी जा सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि किसी भी एक्यूज को आप फोर्स नहीं कर सकते टू बिकम द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यही तीन बातें ये 21, 2, 3 में कहा गया था। तो ये पूछ रहा है कि कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो डबल बार और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में फ्रेंड्स ये 20 सब क्लॉज 2 और 20 सब क्लॉज 3 में कहा गया है। ऑप्शंस में हमारा 19, 22, 21, 20 है, इसलिए आंसर 20 हो जाएगा। आइए 17, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर। ट्रायल के पहले कितने दिनों तक डिटेन करते हैं? हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है जहां पर देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट समवन कैन कमिट अ क्राइम एंड टू कर्टेल एंड टू प्रोहिबिट दैट क्राइम पर्सन इज डिटेन्ड। तो इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, जहां हमें अंदेशा हो कि ये व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है, तो वैसे केस में हम लोग उसको डिटेन करते हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कि अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर हाउ मेनी फॉर व्हाट पीरियड? Your options are 1 month, 3 months, 6 months and 9 months. So friends, your answer will be 3 months. Without trial, he can be detained for 3 months, and for exceeding the 3 months, there is a one advisory body which advises the members. Who are the members? So members will be the judge, will be the justice of the high court, justice or ex justice. वो एडवाइजरी बोर्ड होता है, उस एडवाइजरी बोर्ड ही इसको रिकमेंड कर सकता है फॉर इंक्रीजिंग द डिटेंशन पीरियड। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स out of a sufficient case, the parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his or right. A state government have their own prisoners parole rules. Okay, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है कौन सी बातें सही है नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole cannot be denied, तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। हैज गिवन द पावर टू एनफोर्स द fundamental rights by the constitution. All courts in India, the parliament, the president, supreme court and the high court. So your answer will be the supreme court and the high courts. Okay, supreme court and the high courts. कैसे? तो बता दें आपको कि अंडर आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी गई है, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है। Supreme Court is confined just for fundamental rights and High Court is confined for the fundamental rights as well as the different statutory rights. आइए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements. ठीक है, Dr. Ambedkar has described Article 32 the Constitution of India, the heart and soul of it. यह लिखा हुआ heart and soul. Absolutely right. उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा ही है क्योंकि ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कहा गया है, ये सही है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो हम लोगों को ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा। तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर यस, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ मैच इट, हम लोग को मैच करना है, ये डिफरेंट रिट्स दी गई हैं और इस रिट्स को उनके लैटिन मीनिंग से मिलाना है, मैच करना है। तो फ्रेंड्स हेबस कॉर्पस की जब बात करें तो हेबस कॉर्पस क्या होता है, टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ठीक है, विद इन, आपको याद होगा कि 24 आवर्स के विद इन में प्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज वो इलीगल कस्टडी माना जाता है और वैसे केस में जो अरेस्टेड पर्सन है उनको फ्री कर दिया जाता है। तो ये हेबस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, यहाँ पर लिखा है टू लेट अस हैव द बॉडी, ठीक है। तो ए का फ्रेंड्स हो गया 4, ए का 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैंडमस। तो मैंडमस फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है मैंडमस का, बाय वी कमांड, ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा होगा वी कमांड। कहने का मतलब इफ एनी
कहने का मतलब इफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, तो हम लोग ये मैंडेमस रिट इशू करते हैं, हमारे कोर्ट्स इशू करते हैं। आइए अब देखते हैं प्रोहिबिशन को। तो प्रोहिबिशन किसको होगा फ्रेंड्स? तो रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, अब हो गया। अब इसको देखते हैं सर्टुलरी। तो सर्टुलरी क्या है? टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, तो ये सर्टुलरी हो जाएगा 1, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है? को वारंटो। तो को वारंटे का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स कि बाय विच अथॉरिटी। आप याद करोगे को वारंटे का मतलब ये कौन इशू करता था, तो जरूरी नहीं है कि जो एग्रीड पर्सन है वही इशू करता था, कर सकता है मतलब फाइल कर सकता है किसी भी कोई भी व्यक्ति इसको सोशल इंटरेस्ट में ला सकता है। और क्यू वारंट वही कि बाय विच पोजीशन यू आर होल्डिंग द पोस्ट, ठीक है। आप विदाउट हैविंग द एलिजिबिलिटी फॉर होल्डिंग द पोस्ट स्टिल यू आर, अगर आप फिर भी उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग ये क्यू वारंटो को रेट को इशू कराते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया बाय विच अथॉरिटी, ठीक है। तो अब हम लोगों को ऑप्शन कैसा देखना है? आइए ऑप्शन में जहां 4 3 5 1 2 लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 कहां लिखा है? 4 3 5 2 1 1 2 है ना, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड ऐसे भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया कि आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पांचों रेट्स का वो डिस्कशन कर दिया है, पांचों रेट्स का ये मतलब है। तो इन शॉर्ट आप चीजों को रेट्स को समझने के लायक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से 4 में से किस केस के तहत पार्लियामेंट को ये राइट मिला, ये अधिकार मिल गया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर है केशव नंदा भारती केस, राजनारायण इंदिरा गांधी केस, गोलकनाथ और सज्जन केस। तो इसमें आंसर हो जाएगा केशव नंद भारती केस। केशव नंद भारती फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और ये काफी फेमस केस है, जिसमें कि जिसके तहत ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को वो राइट दिया जाता है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। अनलाइक हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 368 में ये प्रोविजन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड वाया आर्टिकल 368, ठीक है। तो उसी के तहत ये बातें आती हैं और केशव नंदा भारती में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किया जा सकता है, बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक इंटरप्रिटेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिफरेंट केसेस के थ्रू वो हमें देती है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस बट नॉट टू एलियंस। ऐसे कौन से राइट इसमें हैं जो कि इंडियंस को है बट एलियंस को नहीं दिए जाते? एलियंस का मतलब हो गया नॉट इंडियंस, जो कि बाहर के लोग हैं, फॉरेनर है। ऑप्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। ये राइट ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज है फ्रेंड, ये एलियंस को नहीं दिए जाते। इंडियन सिटीजन को तो दिए जाते हैं बट एलियंस को नहीं दिए जाते। तो हमारा ऑप्शन 1 and 3 यही ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 4 स्टेटमेंट दिए गए और लिस्ट 2 में अगेन 4 स्टेटमेंट दिए, कौन किससे संबंधित है, विच वन इज रिलेटेड टू विच वन, ये आप लोगों को आंसर करना है। तो फ्रेंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में से देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रेंड हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, बताया गया है। तो ये एक आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया कि केशव नंदा भारती केस में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए अगर हम लोग बदलते हैं तो ही वो एप्लीकेबल होगा। तो वो केशव नंदा भारती केस में था फ्रेंड। तो ये हो गया 4। अगेन सी में आइए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ये मिनर्वा मिल्स केस में जो कि 1980 में आया था उसमें ये कहा गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 23 जो हम लोगों ने आज पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स आर्टिकल 23 यानी 2। तो ऑप्शन हम लोग खोजते हैं 3, 4, 1 and 2 कहां पर है? हाँ 3, 4, 1, 2 ये ऑप्शन ए में ही है। सो आवर आंसर विल बी ए, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा एमसीक्यूज का फंडामेंटल राइट्स पे, और प्रायर टू दिस एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स फंडामेंटल राइट्स से कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को पूरा देखा और समझा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को लेक्चर 1 से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और ये MCQs का कंप्लीट सेशन को देखें और उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स का पूरा कवर हो जाएगा। कहीं से भी आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई परेशानी नहीं होगी और आई स्ट्रांगली बिलीव कि इन ऑल द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप लोग ये फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यही हमारा वीडियो लेक्चर्स को हम लोग यहाँ पर पॉज कर रोक देते हैं और अगले सेशन में फिर हम लोग कुछ दूसरा लाएंगे। तो तब तक मैं आपको ये बता दूं, ये जो लेक्चर फ्रेंड अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट बाकी लोग भी उठा सकें। तो फ्रेंड्स, टिल देन हैव ए वेरी नाइस डे।